नमस्कार, सीधी लकीर विद धीरेन्द्र पुंडीर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पहले फेज के लिए नॉमिनेशन खत्म हो चुके हैं। कल सिर्फ बिहार में नॉमिनेशन आज के दिन में है, लेकिन कल यह साफ हो गया कि कौन सी पार्टियां अपने किन मोहरों के साथ इस लड़ाई के मैदान में हैं और वो राजनीतिक ताकत या शक्ति अर्जित करेंगी अपने उन चेहरों से जिनको उन्होंने मैदान में उतारा है। 102 सीटों पर चुनाव होना है, 19 अप्रैल को वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले जिस तरह से इस राजनीतिक शतरंज की बिसात पर जो दिखाई दे रहा है उसमें लग रहा है कि जैसे योगी और मोदी अपनी लड़ाई के ज्यादातर हिस्से को कवर कर चुके हैं, उनके पास एक योजना दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां अभी तक अपने चेहरे तय नहीं कर पा रहे हैं। अखिलेश यादव कल ये सोचते रह गए कि उनको मोहिबुल्लाह को टिकट देना है या फिर आजम के खास आदमी आसिम रजा लड़ेंगे या रुचि वीरा लड़ेगी या फिर एसटी हसन लड़ेंगे। एसटी हसन जिन्होंने पिछली बार ये सीट जीतकर उनको तोहफे में दी थी समाजवादी पार्टी को, उनको वापसी का पूरा भरोसा था, उन्होंने जाकर पर्चा भर भी दिया था। ये कहानी आप देख चुके हैं। लेकिन आज उससे भी बड़ी कहानी यह हुई कि आपको मेरठ में भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर अब संशय है। साथ ही साथ नोएडा में या गौतम बुद्ध नगर जिसको कहें कि कट चुका है टिकट। एक बार पहले महेंद्र नागर को दिया गया, फिर काट के राहुल अवाना को दिया गया और फिर महेंद्र नागर की तरफ टिकट चला गया। यानी लड़ाई सामने है और आप अपने ही योद्धाओं के चेहरे तय नहीं कर पा रहे कि कौन उनकी इस लड़ाई का नेतृत्व करेगा। जहां मुख्यमंत्री योगी आज 3 जिलों में प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं, जो पहले फेज की सीटों का जहां फैसला होना है, कल वो दूसरे फेज की 3 सीटों को निपटा चुके हैं और 31 मार्च तक वो पहले दूसरे फेज की हर सीट पर रैली या प्रबुद्ध सम्मेलन कर चुके होंगे। साथ ही तीसरे फेज के एक शहर को या जिले को भी वो पूरी तरह से कवर कर चुके होंगे। योगी आदित्यनाथ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 31 मार्च को यहां मेरठ से उस रैली का श्री गणेश करेंगे, जैसा उन्होंने 2014 और 2019 में किया था। लेकिन ऐसे में आपको विपक्षी कहां दिख रहे हैं? कहां हैं राहुल गांधी जो उत्तराखंड में अकेले बीजेपी का रथ रोकने की बात करते हैं या दावा करते हैं, फिर नीचे उतरते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यानी उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इन सीटों को अगर हम आज देखते हैं तो लगता है जैसे पर्चा आउट हो गया हो, रिजल्ट सामने आ गया हो। ऐसा कहना पत्रकारिता के लिहाज से कई बार खतरे में होता है, यानी आपके ऊपर कई सवाल खड़े हो सकते हैं, लेकिन विपक्षी चेहरों को देखकर आप अपने से बता सकते हैं कि रिजल्ट क्या होगा। आज इसी पर बातचीत करेंगे। उत्तराखंड से लेकर यहां फर्स्ट फेज की सीटें पीलीभीत तक क्या है राजनीतिक माहौल और क्या वाकई यहां से सफाया कर दिया मोदी योगी की जोड़ी ने विपक्षियों का, जबकि पिछली बार यहां कम से कम पश्चिम उत्तर प्रदेश की इन सीटों में विपक्ष दिखाई दे रहा था। यूं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने टिकटों में दिक्कत की हो, उनको सिर्फ टिकटों में दिक्कत हुई है। टिकट तो बीजेपी में भी बदले गए हैं, लेकिन वहां ऐसा शोर नहीं हुआ। आखिर क्या यह जीत की एक लाइन नहीं बताता है? इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं विजय उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं अनुपम जी, वरिष्ठ पत्रकार, आप उनके चेहरे से भली भांति परिचित हैं। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं अजीत राठी, जो उत्तराखंड में हमारे एडिटर हैं। मैं पहले आज शुरुआत दोनों वरिष्ठ पत्रकारों के पास जाने से पहले मैं अजीत जी से पूछना चाहूंगा। अजीत जी, आखिर मैं इसको ये क्यों ना कह दूं? क्या वैसे इसको पत्रकारिता का अतिक्रमण आप कहेंगे, लेकिन क्या ये कहने का हमको जो मौजूदा परिप्रेक्ष्य है ये नहीं मिलता? हमारा राजनीतिक आकलन हमको ये कहने में कोई हिचक देता है कि जिन 5 सीटों पर आप वहां चुनाव देख रहे हैं वहां तो पूरी तरह सफाया हो चुका है, उनके पास कैंडिडेट नहीं थे।
बिल्कुल धीरेन जी, आपने बहुत ही सही बात कही है। लक्ष्मण रेखा तो सभी की होती है, नपेतुले शब्दों में ही बोला जाता है। पत्रकार की अपनी मर्यादाएं भी होती हैं, क्योंकि इस पर तमाम तरह के आरोप लगने का एक संभावना हमेशा बनी रहती है, निष्पक्ष भाव से अगर कोई काम करता है। लेकिन सच बात तो यही है कि जो अभी आपने जिस शब्द का यूज किया कि पर्चा आउट हो जाना, और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर ऐसा ही लगता है, बिल्कुल ऐसा ही परिदृश्य यहाँ पर यहाँ की राजनीति के कैनवास पर उभरा हुआ है कि 5 सीटों पर कांग्रेस ने वॉक ओवर दे दिया है भारतीय जनता पार्टी को। और थोड़ी लड़ाई पौड़ी में कांग्रेस के गणेश गोदियाल करते दिख रहे हैं। बाकी हरीश रावत के नाम पर तो है, लेकिन उनके बेटे की स्वीकार्यता समाज में और मतदाताओं में कितनी होगी, कितना लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे, इसकी भी कोई किसी तरह की कोई गुंजाइश दूर तक नहीं दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी के अगर आप प्रत्याशियों पर धीरेन जी गौर करते हैं तो बहुत ही सारे के सारे मजे हुए खिलाड़ी हैं। कोई पूर्व मुख्यमंत्री है, कोई राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी है, कोई केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री है। टिहरी की सीट हमेशा शाही परिवार के पास जाती रही है, तो वहाँ माला राज्य लक्ष्मी शाह जो राज परिवार की महारानी है, तो उनके पास है। अल्मोड़ा से भी जो सबसे कमज़ोर सीट यहाँ अल्मोड़ा को भारतीय जनता पार्टी के लिए माना जाता है, वो 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के पास है। और वहाँ 10 साल से जो कंटिन्यूअस अजय टम्टा जो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं पिछली 2014 की सरकार में, वो उनको टिकट दिया गया। वो तीसरी बार यहाँ पर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। अब अगर आप कई मर्तबा के हिसाब से देखेंगे, संख्या के हिसाब से देखेंगे कौन कितनी बार चुनाव लड़ रहा है, अल्मोड़ा पे अगर आप जाते हैं तो अजय टम्टा 3rd टाइम लोकसभा चुनाव में उतर रहे हैं। अजय भट्ट नैनीताल से दूसरी बार, और यहाँ पर अगर टिहरी में आते 4थी बार। पौड़ी में जरूर अनिल बलूनी पहली बार हैं। तो ये एक ऐसी सिचुएशन पहले दिन से बनी हुई थी। कांग्रेस का एक तरह से 2 तरह की कॉन्फ्लिक्ट कांग्रेस के भीतर चल रहे थे। एक तो कांग्रेस के जो युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं वहाँ, तो यहाँ जो ये बड़े नेता हैं उनको की घेराबंदी में लग गए। दूसरा, सब बड़े नेताओं ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। कांग्रेस ने उसी दिन वॉक ओवर दे दिया था जिस दिन हरीश रावत ने, प्रीतम सिंह ने, जो नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष दोनों रह चुके हैं, 2 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और जो अंसार के बड़े नेताओं में माने जाते हैं। और इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष, आप सोचिए कि लीडर अपोजिशन चुनाव लड़ने से मना कर रहा है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। आप सोचिए कि उस पार्टी के उम्मीदवारों की नहीं, उस पार्टी के कार्यकर्ता जो कुछ बचे कुचे हैं उनकी स्थिति क्या होगी, उनकी मनोदशा क्या हो चुकी होगी कि जिनके टॉप लीडरशिप एकदम रण शुरू होने से पहले ही रणछोड़ साबित हो गई हो। तो ये सारी कहानी उसी दिन से शुरू हो गई थी, तकरीबन 1.5 महीना पहले। और यहाँ के लोगों ने भी, बुद्धिजीवी वर्ग ने भी, पत्रकारों ने भी, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जिनका राजनीतिक समझ बूझ का बौद्धिक स्तर है, उन्होंने पहले ही मान लिया था कि यहाँ कांग्रेस ने ये सारी 5 सीटें फिर से भारतीय जनता पार्टी को दे दी है। और ये 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, जिसकी संभावना यहाँ राजनीतिक परिदृश्य पर बनी हुई है। और इसके बाद ये हैट्रिक होगी 5 सीटों की। 2014 में 5 सीटें भाजपा, 2019 में 5 सीटें भाजपा, और 2024 में भी धीरेन जी कुछ उसी तरह का एक परिदृश्य सामने आ गया है। और यहाँ मतलब आप बात तो छोड़ दीजिए, बाकी पब्लिक की, पत्रकार की या भाजपाइयों की बात छोड़ दीजिए, अब तो कांग्रेसी कह रहे हैं कि भाई हमारे नेताओं ने प्रत्याशी चयन में सब गुड़गोबर कर दिया और यहाँ पर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वॉक ओवर दे दिया है। अब अगर मैं पौड़ी की बात करता हूँ, आप भी परिचित हैं उस शख्स से, दिल्ली में केंद्रीय टीम का हिस्सा है अनिल बलूनी, वो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो 4 साल मुख्यमंत्री रहे हैं इस राज्य के, अच्छे नेताओं में, बड़े नेताओं में माना जाता है, वो हरिद्वार से चुनाव लड़ रहे हैं। और जैसे मैंने माला राज्य लक्ष्मी शाह का मैंने आप बताया, शाही परिवार है, 4थी बार लड़ रहा। और अभी नहीं, 60 के दशक से शाही परिवार टिहरी सीट पर बीच बीच में जरूर परिपूर्णानंद पैनुली और जैसे तमाम ऐसे सरीखे नेता हुए हैं जब भाजपा का इमारत रोकने की बात हुई है, लेकिन कंटिन्यूसली बहुत दिनों तक वो सीट, टिहरी सीट, और अभी भी 4था चुनाव चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पास है। पौड़ी सीट आप सोचिए कि वहाँ हेमवती नंदन बहुगुणा, BC खंडूड़ी, 53 सिंह नेगी और इतने बड़े बड़े नाम पौड़ी गढ़वाल सीट से आते हैं कि इतनी राजनीतिक हैसियत है कि देश पौड़ी को जानता है। हेमवती नंदन बहुगुणा मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, केंद्र में मंत्री रहे हैं। उस सीट पर अब पिछले तकरीबन आप ये देखिए कि 2009 को अगर आप छोड़ देते हैं तो पूरा कम से कम भी ये सारे चुनाव, बाद के 3 चुनाव, ये 24 का, और उससे पहले BC खंडूड़ी लगातार वहाँ से MP रहे और 3-4 बार वहाँ से MP बने, केंद्र में मंत्री बने। तो स्थिति आज भी वैसी की वैसी ही बनी हुई है। पौड़ी बिल्कुल तो कोई बहुत बदलाव, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, जो सबसे सुरक्षित सीट भाजपा की माने जा रहे हैं। जी, मैं ये कह सकता हूँ कि
वहां तो कैंडिडेट ढूंढने में मुश्किल हो रही थी। अगर मैं आता हूं विजय जी, आपको लगता है आधे मन से तो कोई युद्ध लड़े नहीं जाते, चाहे वो किसी भी तरह का युद्ध हो, चाहे वो राजनीतिक युद्ध हो या स्ट्रेटजी में हो या किसी भी तरह का युद्ध हो। हम तो यही सुनते आए हैं कि आपको लड़ना है तो पूरी ताकत के साथ जाना होगा, और कोई इतिहास में ऐसे उदाहरण कम नहीं है कि जब आप कमजोर माने जा रहे हो। और बीजेपी को तो इसका अनुभव है 2004 में जब इंडिया शाइनिंग थी और उसके बाद अचानक पूरी बाजी पलट गई। लेकिन इस बार विपक्ष अपने पे यकीन करता हुआ नहीं दिख रहा। हम इन्हीं दोनों की बात कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप कहीं दिख नहीं रहे हैं। आप लड़ना चाहते हैं उन सीटों पर जहां कि किसी और को दे रहे हैं, आप कांग्रेस को सीट दे रहे हैं। कहां की, क्योंकि आपने पिछली बार जीती थी सहारनपुर में, और इमरान मसूद जिनकी ख्याति सिर्फ मोदी की कुट्टी काट दूंगा जैसे शब्दों के अलावा, जिनके पास कुछ नहीं है एक परिवार के टैग के अलावा, आप उन सबके सहारे इस लड़ाई को जीतने की आपको कितनी उम्मीद लग रही है? देखिए, जीतने की लड़ाई के लिए आपको सिर्फ राजनीतिक मुद्दे ही नहीं चाहिए, बल्कि कार्यकर्ताओं का मजबूत संगठन चाहिए, नैरेटिव चाहिए और लीडरशिप चाहिए जिस पे जनता भरोसा कर सके। और जब हम इन पैरामीटर पर दोनों गठबंधनों को देखते हैं, इंडिया और एनडीए को, तो नंबर ज्यादा एनडीए के पक्ष में अपने आप चले जाते हैं। इसके अलावा यूपी में इस बार अपोजिशन बिखरा हुआ है। उत्तराखंड में कांग्रेस का जो संगठन है उसमें पहले जैसी धार नहीं है, ताकत नहीं है, तेवर नहीं है। लीडरशिप की एज ज्यादा हो गई है और अनुभव तो ज्यादा हुआ है, लेकिन नई पीढ़ी की जो ग्रूमिंग होनी चाहिए वो नहीं हुई है। कई समस्याएं हैं और इस लिहाज से अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड, दोनों जगह अपोजिशन कमजोर नजर आ रहा है। लेकिन एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है धीरेन्द्र जी, वो ये कि जो वोटर हैं उनमें अपना एक गठबंधन है। वो गठबंधन है एक जो बीजेपी मोदी और योगी या धामी को चाहते हैं कि सत्ता में बने रहें और मजबूत हों, और दूसरे वो हैं जो चाहते हैं ये सत्ता से बाहर हो। इसमें अल्पसंख्यक हैं, सेकुलरिस्ट हैं, बौद्धिस्ट हैं और भी कम्युनिस्ट हैं और भी लोगों को जोड़ सकते हैं। तो ये जो भाजपा विरोधी पब्लिक के लोग हैं वो वोट करेंगे। अब वो वोट एकजुट होकर करेंगे किसी एक पार्टी को या बंट जाएंगे, अपनी अपनी चॉइस से वोट करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने देखा है 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में जब महागठबंधन बन गया तो वोटों का जो दो हिस्से में बंटवारा हुआ या दो हिस्से में ध्रुवीकरण हुआ, उसमें एनडीए के वोट ज्यादा भारी पड़ गए और जो अपोजिशन के वोट थे, यानी जो मोदी योगी और धामी को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, उनकी तादाद कम हो गई। करीब इनमें अंतर 9-10% का रहा। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि जनता के बीच में किसकी साख है, किस लीडरशिप पर जनता भरोसा करना चाहती है, वो बहुत महत्वपूर्ण इस चुनाव में। बाकी दीगर मुद्दे तरह तरह के हैं, लोकल इक्वेशन तरह तरह के हैं, और जो अपोजिशन का बिखराव है या एकजुटता है, वो सारे सवाल मुझे लगता है कि उस तरीके के महत्वपूर्ण नहीं है 24 के चुनाव में जैसा पिछले चुनाव में हुआ करते थे। इस बार दो ही बात ज्यादा है जनता के बीच में, एक जो मोदी जी को सत्ता में नहीं देखना चाहते, दूसरे वे जो मोदी जी को सत्ता में लाना चाहते हैं। लेकिन इसमें अगर वोट कॉन्फिडेंस है और अगर गर्मी की वजह से लोग वोट डालने नहीं निकले या बूथ जो कमेटी के लोग हैं इनके वो कमजोर पड़ते हैं, हराने वालों की अपेक्षा अपने वोट कम निकालते हैं, तो एक दिक्कत की स्थिति भी हो सकती है। मैं जाता हूं अनुपम जी के पास। अनुपम जी से मैं पूछूंगा, लेकिन अनुपम जी एक बार जरा ये सुन लीजिए एसटी हसन साहब कह क्या रहे हैं, इसके बाद फिर मैं आपसे पूछूंगा कि ये कैसी लड़ाई है। एक बार एसटी हसन को सुनते हैं। लेकिन जनता तो गठबंधन के साथ है, जनता बीजेपी के खिलाफ है। जनता ने बीजेपी का कार्यकाल देख लिया, सिवाय हिंदू मुस्लिम राजनीति के अलावा हुआ क्या है। मेरी मजबूरी यह है कि मैं अपने हमदर्दों को क्या जवाब दूंगा जो आज टेलीफोन करके रो पड़ते हैं, जो यहाँ पे बैठ के सिसकियों से रो रहे हैं, जिन्होंने मन्नतें मानी हैं, जिन्होंने रोज़े माने हैं, जिन्होंने दरगाहों पे जाके
मन्नतें मानी हैं, जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थनाएं करी हैं, जिन्होंने यज्ञ माना है। अगर मैं इस कैंडिडेट के साथ खड़ा होता हूं तो मैं उनको तकलीफ़ पहुंचाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे चाहने वालों को मेरी वजह से तकलीफ हो। लाख खुशनुमा दुनिया बाहमी ताल्लुक को दोस्ती कहे लेकिन दोस्ती समझा ना जाए, इसको कैसे देखा जाए अनुपम जी कि वो बात भी कर रहे हैं, बीजेपी हार रही है और अपने कैंडिडेट को कह रहे हैं कि साहब उसके साथ अगर मैं चल गया तो मेरे हमदर्दों को तकलीफ होगी। अब देखें पुनीर साहब, एसटी हसन का खेल तभी से ख़त्म होना शुरू हो गया था जब 2022 में मुलायम सिंह जी के निधन के बाद उनको लोकसभा में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी का नेता बनाया था। अब चूंकि उनके पास लोकसभा में उसमें 3 ही मेंबर्स थे, एसटी हसन थे, डिम्पल यादव थी और शफीकुर रहमान बर्क थे। बर्क साहब बहुत वृद्ध हो चुके थे। डिम्पल को अखिलेश बनाना नहीं चाहते थे क्योंकि राज्यसभा में पहले से राम गोपाल यादव नेता थे। तो ये हो जाता कि साहब सब कुछ परिवार के पास आ गया, तो हसन साहब को बनाया गया। और ये बात आज़म खान को गवारा नहीं हुई कि रामपुर से 25 किलोमीटर दूर मुरादाबाद में कोई नया मुस्लिम कायद पैदा हो जाए, कोई नई मुस्लिम लीडरशिप पैदा हो जाए। तो जो आज़म खान किसी ज़माने में एसटी हसन को मेयर बनवाए थे, जो आज़म खान जिन्होंने एसटी हसन को सांसद का टिकट दिलाया, उनको जितवाया, वो आज़म खान एसटी हसन का टिकट कटाने के लिए एकदम बेंट अपॉन हो जाते हैं। रही बात चलिए, ये तो खैर एसटी हसन और आज़म खान की सियासत हो गई, इस पे बहुत कुछ कहा जा चुका है। लेकिन एक बात मैं ट्वीट भी कर रहा हूँ और मैं वीडियोस पे भी कह रहा हूँ, चैनल्स पे भी कह रहा हूँ कि चुनाव हो रहा है साहब की मजाक। आप देखें, आप मुरादाबाद में आज़म खान के कहने पे एसटी हसन का टिकट काट देते हैं, रुचि वीरा को ले आते हैं। और आज अभी आपने वीडियो सुनाया तो कुल मिला के एसटी हसन ने साफ कर दिया कि वो इनके लिए प्रचार नहीं करेंगे, इनका विरोध करेंगे। आप रामपुर में जहाँ पे आज़म खान का गढ़ है, वहाँ आप उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मौलाना नदवी, मेरी अपनी निजी जानकारी है पुरी साहब कि जो मौलाना नदवी हैं ये ज़माने से अखिलेश यादव के पास जा रहे थे और उनसे अपनी टिकट के लिए पैरवी कर रहे थे। इनकी पैरवी हामिद अंसारी साहब कर रहे थे, इनकी पैरवी लखनऊ में खालिद रशीदी वो जो एक मौलाना है वो कर रहे थे, इनकी पैरवी नजीब जंग कर रहे थे, इनकी पैरवी शफीकुर रहमान कर रहे थे। चूँकि पार्लियामेंट स्ट्रीट वाली मस्जिद के इमाम हैं और सारे वीआईपीज़ वहाँ पे इनके पीछे नमाज़ पढ़ते हैं, तो इतना उसके बाद इनको बोला अखिलेश यादव ने जाके आप एक बार रामपुर में आज़म खान से मिल लीजिए, सीतापुर जेल में जाकर। उनका साहब मैं आज़म खान से नहीं मिल पाऊँगा। अखिलेश यादव मिलने गए, लौट के उन्होंने मौलाना नदवी को साफ मना कर दिया। मेरी अपनी बात हुई थी उन लोगों से, उन्होंने कहा साहब हमको एकदम रिफ्यूज़ल आ गया। अब बाद में आपने उनको चार्टर ट्रेन से बुलवा के उनको भर्ती करा दिया। आपने नहीं भर्ती करा दिया, आसिम रज़ा भी दौड़ के उन्होंने भर्ती कर लिया, वो उन्होंने भी जाके पर्चा दाखिल कर दिया, आसिम रज़ा ने भी जाके। और एक वीडियो बड़ा पॉपुलर हो रहा है, मैंने इसको ट्वीट भी किया है। आज़म खान के एक और करीबी समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष अब्दुल सलाम, आपने देखा वो दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। अब मुश्किल से 5-7 मिनट बाकी है पर्चा भरने में, वो भी पहुँचे जा रहे हैं। फिर आपने अभी खुद ही जिक्र किया कि आपने नोएडा में देखा कि पहले इन्होंने महेंद्र नागर को डिक्लेयर किया, फिर राहुल अवाना को, फिर महेंद्र नागर को। मेरठ में आपने देखा कि भानु प्रताप को कहाँ से उन्होंने पैराशूट कर दिया, उसके बाद उनको भी काट के अतुल प्रधान की बात चल रही है। यहाँ मैं प्रयागराज में बैठा हूँ और मैंने विधानसभा में इनका इकट्ठे, अब देखिए ये शुरुआती पहले चरण का ये हाल। मैं प्रयागराज में, मुझे याद है जिस सीट पे मैं बैठा हूँ शहर पश्चिमी में, इसमें पहले अमरनाथ मौर्य को टिकट दिया, फिर काट के ऋचा सिंह को किया, फिर अमरनाथ मौर्य को किया, फिर ऋचा सिंह को किया, फिर अमरनाथ मौर्य को कर दिया। वो तो कहिए अमरनाथ मौर्य जब तक पहुँचे वहाँ पे टाइम ही ख़त्म हो गया था। और मैं तो देखा कि नामांकन अधिकारी वो ऋचा सिंह से पूछ रहा था कि आप सिंबल चुरा के तो नहीं ले आई सपा के दफ्तर से। लिटरली यही सवाल किया उन्होंने कि आप सिंबल चुरा के तो नहीं ले आई, ऐसे कैसे हो सकता है कि पार्टी बार बार दूसरे को सिंबल दे रही है। तो ये एक बड़ा गज़ब का एक होता क्या है कि जब आपके अंदर एक वैचारिक कन्फ्यूजन होता है तो फिर वो व्यवहारिक कन्फ्यूजन में बदलते देर नहीं लगती। और मैं तो तमाम चैनलों पे 2 या 3 साल से कह रहा हूँ
कि अखिलेश यादव बहुत ज़्यादा वैचारिक स्तर पे कंफ्यूज्ड है फणी साहब। और आप सोचिए कि अभी आप खुद बता रहे थे कि मुख्यमंत्री कितने दौरे कर चुके, प्रधानमंत्री का दौरा आने वाला, हर जगह हर आदमी तैयारी कर रहा है। यहाँ सपा कांग्रेस के टिकट ही नहीं फाइनल हो पा रहे। कांग्रेस का ये हाल है, सपा का ये हाल है, आप देख रहे हैं। कांग्रेस का ये हाल है कि उनके पास प्रत्याशियों का इस कदर टोटा है कि उन्होंने तो महावीर प्रसाद का नाम भेज दिया था, उन गवर्नर, पूर्व गवर्नर साहब जिनको दिवंगत हुए 10 साल से ऊपर हो गया। हमारे प्रयागराज में रेवती रमन का हाथ पकड़ रहे हैं वो। तो कैंडिडेट आपको नहीं मिल रहे हैं, या तो, और जो मिल भी रहे हैं उनको आप ताश के पत्तों की तरह फेंट रहे हैं। तो कुल मिला के जो बात मैं हमेशा कहता हूँ फणी साहब कि 2024 की लड़ाई समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की है ही नहीं, निशाना उनका 2027 है। अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ इतना चाहते हैं कि 2024 में वो तो हार ही रहे हैं, विपक्ष भी पूरी तरह हार जाए। और जिस तरह उत्तर प्रदेश में वो इकलौते विपक्ष बने हुए हैं, 2027 के विधानसभा चुनाव के समय भी अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी इकलौते विपक्ष के रूप में कायम रहे। मैं एक सवाल आपसे ज़रूर करता, लेकिन अगली बार इसमें करता हूं। पहले अजीत जी से पूछ लेता हूं। अजीत जी, ऐसा क्या हुआ? मतलब हरीश रावत हैं, अपने आप को यशपाल आर्या हैं, हरक सिंह तो चलिए इधर से उधर घूमते हुए यात्री की तरह हैं, अभी ईडी के दफ्तर की यात्रा उनकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रही है। लेकिन कांग्रेस की एक ताकत रही है पिछली बार, हालांकि 62% वोट बीजेपी को मिले थे उस चुनाव में, अगर हम लोग उसकी बात करें। और वीके सिंह को आपने यहाँ अपना स्टार प्रचारक भी बनाया। वीके सिंह का टिकट कट गया, मैं जो चर्चा कर रहा था, यहाँ बहुत सारों के टिकट कटे, वहाँ भी कट गए बीजेपी के। लेकिन कोई ये क्या यही कारण ये बताता है कि किसी की कोई विरोध की आवाज़ आपको नहीं सुनाई देती, कोई चीज़ कुछ नहीं? बीजेपी वाले लोग जाके अपना या तो घर में हैं और या फिर सड़कों पे हैं, अपने नेताओं के बताए गए लोगों के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अगर हम उत्तराखंड में भी देखें तो धामी भी, जो पुष्कर सिंह धामी, जिनको सबसे पहले एक कैलेंडर की तरह पेश किया गया, फिर माना गया कि नहीं साहब बाहर की एक दिल्ली वालों की चॉइस है, इनके ग्राउंड नहीं है, अचानक वही इतने ताकतवर राजनेता के तौर पर दिखने लगे। और उसके बाद विपक्ष मतलब ये हौसला भी नहीं जुटा पा रहा कि वो आए। ऐसा क्या हो गया? मतलब कुछ जो आप इस राजनीति के अंदर जो दर्शकों को शेयर कर सके कि ऐसा हुआ क्या है, ग्राउंड क्या कहती है? क्योंकि अखबारों में जो लिखा जाता है वो अलग चीज है। वो तो सब कहते हैं करण मारा, आप ही बता रहे थे उनके साथ बैठ के कि करण मारा कह रहे हैं कि बताइए इतने सीनियर लोग जो हैं पब्लिकली कह रहे हैं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारे कार्यकर्ताओं का क्या होगा? तो ऐसा हो क्या गया कि कांग्रेस जो है कागजी पोस्टर से भी ज्यादा नीचे जाती दिख रही है? देखिए धीरेन्द्र जी, मैं 2-3 एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा और उन एग्जाम्पल से आप पूरी दशा और दिशा यहाँ कांग्रेस की समझ जाएंगे। प्रीतम सिंह यूपी के ज़माने से विधायक हैं कांग्रेस के, 2 बार यहाँ पर सरकार बनी कांग्रेस की, दोनों बार कैबिनेट मंत्री रहे, 1 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे कांग्रेस के, और लीडर अपोजिशन जैसा एक महत्वपूर्ण ओहदा भी जो सदन में अपना ताल्लुक रखता है, अपना दबदबा रखता है, उस पद पर भी कांग्रेस ने उनको बैठाया, उनकी नियुक्ति की और उन्होंने अपने उत्तरदायित्वों का जिस तरह से भी निर्वहन किया। उन्होंने टिहरी से चुनाव लड़ने से मना कर दिया। अब आप इसकी अगर थोड़ी सी नीचे पृष्ठभूमि में जाएंगे, मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ जो बाहर लोगों को बहुत कम जानकारी है। आप बताइए कि जो धुर विरोधी पार्टी है, अगर उसका कोई बड़ा नेता सरकार के दिए हुए बड़े बंगले में रहता है, वो भी निःशुल्क, तो उसकी निष्ठा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ होगी, जिसने उसे बहुत बड़ा एक बंगला दे रखा है, सरकारी बंगला है, 1 रुपया उनका किराए का नहीं जाता, उस पर लाखों रुपए उसके मेंटेनेंस पर खर्च होते हैं। यहाँ ये बात सबको पता है। कांग्रेस हाईकमान को ये बात नहीं पता होगी कि प्रीतम सिंह कांग्रेस से किस तरह से ओबलाइज हैं। और प्रीतम सिंह को मुख्यमंत्री के अलावा पार्टी ने सब कुछ दिया, विधायक बनाया, पिछली बार सांसद का भी टिकट दिया, वो चुनाव हार गए, 2 बार मंत्री बनाया, लीडर पोजीशन बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, और आज भाजपा की सरकार है और वही प्रीतम सिंह सरकार के बंगले में रहते हैं, वो भी निःशुल्क। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी मैं बताता हूँ, हरीश रावत जी जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे तो ये कांग्रेस वाले जो हैं उत्तराखंड में खास तौर पर जो टॉप की लीडरशिप है, वो खुद ही जो खरपतवार लगी है वो खुद ही उसकी निराई गुड़ाई कर रही है। हरीश रावत को त्रिवेंद्र सिंह रावत के टाइम हमने दर्जनों बार अखबारों में, अपने चैनलों में
सोशल मीडिया पर उनकी ये बातें बहुत ही उजागर हुई हैं और उन्होंने ऑन कैमरा कही हैं। त्रिवेंद्र रावत से उनका इतना प्रेम तब रहता था कि वो ये कहते थे कि मुंबई में बैठा हुआ कोई व्यक्ति, यानी वो उनका इशारा कोश्यारी की तरफ होता था जब वो राज्यपाल थे, तो मुंबई में बैठा हुआ एक व्यक्ति यहाँ की त्रिवेंद्र सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है, जो ठीक नहीं है। यानी उन्हें अपनी कांग्रेस को आगे बढ़ाने की चिंता कम थी और त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार को गिराने की चिंता, गिरने की चिंता ज़्यादा हो गई थी। तीसरी बात, मेरी एक बहुत सीनियर लीडर से बात हुई यहाँ, जो वहाँ पर सीईसी की और स्क्रूटनी की मीटिंग में भी बैठता था दिल्ली में प्रत्याशी चयन को लेकर के। और हाँ, प्रीतम सिंह के बारे में एक चीज़ और, वो सीईसी के मेंबर भी हैं, वो पूरे देश के प्रत्याशियों की चयन प्रक्रिया का हिस्सा है और उसके मेंबर हैं। वो प्रत्याशियों का चयन कर रहे हैं लेकिन खुद प्रत्याशी बनने से मना कर दे रहे हैं। तो कांग्रेस हाईकमान को ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं दिख रही है। और तीसरा मैं बता रहा था कि कांग्रेस की जब भी स्क्रूटनी कमेटी की बैठक दिल्ली में हुई, हाई पावर कमेटी की बैठक दिल्ली में हुई, तो उसमें एक भी बैठक में राहुल गांधी नहीं आए। एक नेता ने मुझे बहुत ही अपना रंज मुझसे शेयर किया और मुझे कहा कि राहुल गांधी की इन यात्राओं का क्या मतलब रह जाता है जब उन्हें पता ही नहीं है कि कितने मतलब दोयम दर्जे के और कितने कमज़ोर और अक्षम लोगों को प्रत्याशी बनाया जा रहा है। उस यात्रा का मतलब ही क्या रह जाएगा जब मजबूत और प्रभावशाली व्यक्ति कम से कम ना जीते, टक्कर देते तो दिखे, लड़ाई ना जीते, लड़ते तो दिखे। ऐसी भी सिचुएशन यहाँ पर नहीं हो रही है। तो ये मैंने 3-4 एग्जाम्पल आपके सामने रखे हैं। पूरी कांग्रेस यहाँ पर बिल्कुल सिमट गई है। और किसी के अभी एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ, टिहरी से जो जोत सिंह गुनसोला यहाँ प्रत्याशी बने हैं कांग्रेस के, 2007 की विधानसभा में वो अंतिम बार विधायक थे। उसके बाद कोई विधायक जीते ही नहीं, मसूरी से विधायक होते थे वो, कोई चुनाव नहीं जीते, वो सांसदी लड़ने आ गए। एक दिन पहले तक, जिस दिन अंतिम दिन था नामांकन दाखिल करने का, उससे एक दिन पहले तक भी उन्होंने नामांकन पत्र नहीं खरीदा था। अच्छा, जो भी उनसे बात करता था कि नामांकन पत्र तो ले लीजिए, तो वो कहते थे हाँ ठीक है तुम ले आओ और वकील से भरवा लो, मैं साइन कर दूंगा। अब दिलचस्पी नहीं थी, हिम्मत नहीं थी, हौसला टूट गया था। बड़े नेताओं ने पूरा का पूरा इस पूरे कैडर को यहाँ पर मतलब मैं ये तो नहीं कह सकता कि ख़त्म कर दिया है, लेकिन कार्यकर्ताओं का उत्साह बिल्कुल जीरो हो गया है। और ये जो मैंने प्रीतम सिंह के सरकार के ओब्लिगेशन की, दिल्ली की मीटिंग की, हरीश रावत के त्रिवेंद्र प्रेम की, ये इतनी सारी कहानियाँ सुनाई है। इससे भी ज़्यादा कहानियाँ यहाँ पर मौजूद हैं जो कांग्रेस को बर्बादी की तरफ ले जा रही है। जी अगर मैं विजय जी, आप सुन रहे हैं कि कल कांग्रेस ने एक लिस्ट जारी की, डॉली शर्मा, ये नाम आपको याद होगा, है ना, आपको याद होगा, हारी बुरी तरह चुनाव हारी, उससे बाद फिर दूसरा चुनाव हारी, फिर उसके बाद कांग्रेस ने बहुत ही दिमाग लगा के ये सीट ली कि साहब हम इस सीट पे बहुत ही ताकतवर है। और समाजवादी पार्टी चूंकि इस सीट को वैसे ही दे देना चाहती थी कि रख लीजिए, आप ही ले लीजिए, हमसे कोई, हमारे पास तो है ही नहीं कोई आदमी, हम ढूंढें किसको। तो ऐसे कैंडिडेट के सारे, चूंकि आप वहाँ से चलते चले आइए, आप वहाँ आए हैं तो आप इकरा हसन के पास पहुँचते हैं, सामने प्रदीप चौधरी हैं जो जीते हुए हैं। इसके बाद फिर आप थोड़ा सा आगे निकलेंगे तो आप इधर चले जाएंगे, बिजनौर में चंदन चौहान हैं, है ना। आप लगातार आगे की तरफ जा रहे हैं। तो जातीय गणित में भी बीजेपी ने मेहनत की है। बीजेपी दिख रही है कि वो, उसको ये मालूम है कि हमको ये चुनाव जीतना है, तो इसीलिए वो आरएलडी से गठबंधन करती है। आपको ये जो सीट है, जिसमें पहले फेज की सीट है, चूंकि आज हम उसी सीट पर बात कर रहे हैं कि ये पहले फेज का पर्चा आउट हो गया। कई बार ये बहुत खतरे का काम भी हो जाता है रिपोर्टर के लिए, ये कहना कि हाँ साहब हो गया, क्योंकि फिर बाद में तो ये सब बातें रह जाएंगी, स्क्रीन पे तो रहेंगी, तो लोग हमको दिखा के कहेंगे आप तो ये कह रहे थे। लेकिन इसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि जिस तरह का हालत है, आपको लग रहा है कि ये कैंडिडेटरशिप जो विपक्ष ने दी है, सपा ने या कांग्रेस ने, ये मुकाबला करती हुई दिख रही है एक सीट पे, अगर हम फर्स्ट फेज की बात कर ले? नहीं, फर्स्ट फेज की जो 8 सीटें हैं, इसमें 5 तो अपोजिशन के पास हैं। हम मान लेते हैं कि इन 8 सीटों में अपोजिशन का दबदबा है। लेकिन इस बार क्या होने वाला है, इस बार तो पार्टियों ने कोई मेहनत ही नहीं की, सिर्फ कैंडिडेट के भरोसे हैं या जनता के भरोसे हैं। दरअसल जब पार्टियां अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने कैंडिडेट के लिए होमवर्क नहीं करेंगी, तो सिर्फ चुनाव में उतर जाने भर से, यानी एग्जाम की तैयारी अगर आप नहीं करेंगे, पूरा सिलेबस आप नहीं पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं पढ़ेंगे, सीधे आप प्रवेश पत्र लेके अगर पहुंच जाएंगे एग्जाम देने, तो आपकी हालत क्या होगी? आप आए बाय साए लिखेंगे और अंत में लिखेंगे, परीक्षक कृपया मेरी समस्याओं का ध्यान रखते हुए
और मुझे पास करने की कृपा करें, मैं बड़ी परेशानी में हूँ, जैसे हाई स्कूल इंटर के बच्चे करते हैं। तो ये स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी जो जिस तरह के इन्होंने कैंडिडेट दिए हैं, मैं कहता हूं कि इनसे ज्यादा मेहनत करके तो बसपा ने अपने कैंडिडेट प्लेस किए हैं। चाहे मेरठ हो, बिजनौर हो, मुरादाबाद हो, बसपा ने अपने कैंडिडेट देने के बाद चेंज नहीं किए, लेकिन अपोजिशन तो तय ही नहीं कर पा रहा है। अब आप बताइए, जेल से बैठा हुआ एक आदमी एक पार्टी के पूरे संसदीय बोर्ड को चैलेंज करते हुए कैंडिडेट चेंज करा दे रहा है, और वो पार्टी भी बिना संसदीय बोर्ड के किसी सहमति के कैंडिडेट चेंज कर दे रही है। यानी कोई सिस्टम तो होना चाहिए। अगर इन सीटों पर मेहनत किया गया होता, पार्टियों ने अपना काम किया होता, तो शायद डाली शर्मा जैसे उम्मीदवार को उतारने की इनको जरूरत नहीं थी। लेकिन आपने पिछले 5 साल आराम से गुजारे हैं, आपको कुछ काम पार्टी का आपने किया नहीं, और जब पार्टी का काम करने का समय था, कैंडिडेट तय करने का समय था या कैंडिडेट की तलाश करने की जरूरत थी, उस समय आप न्याय यात्रा में बिजी थे। तो जाहिर है कि समस्याएं तो होंगी, और वो समस्या अपोजिशन के साथ है। कम से कम इंडिया गठबंधन के में इस इलाके में फर्स्ट फेज में काफी समस्याएं देखने में आ रही हैं। अब रामपुर जैसी सीट, उस पे जिस तरीके से कैंडिडेट को लेके वहां पो रहा, आपस में टकराव की स्थिति रही, और चार्टर्ड प्लेन से जाके फिर फाइनल हुआ, एक कैंडिडेट आया जिसके बारे में काफी डिस्कशन हो चुका है, और वो उसका आधार वहां पे क्या तुर्क बिरादरी का है, तुर्क समाज से वहां वोट है, वो आधार लेके वहां चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आजम खां की टीम समझ रही है कि मेरे किले को में चुनौती देने के लिए एक नया सेनापति घुस रहा है, तो वो उसको निश्चित तौर पे नुकसान ही पहुंचाएंगे। यही हाल मुरादाबाद का कर दिया। तो जब आप होमवर्क ठीक से नहीं करेंगे, तो जाहिर है आपके साथ इस तरह की समस्याएं होगी। दूसरा, जो डेमोक्रेटिक पैटर्न है कि पार्टी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो तय करे, पार्टी में डिसीजन सामूहिक रूप से लिए जाएं, भले ही पार्टी कोई चला रहा हो, लेकिन अगर सामूहिक रूप से नेताओं की सहमति से कोई डिसीजन होगा तो निश्चित तौर पे उसका असर कुछ बेहतर होगा। इस तरह की स्थिति तो नहीं होगी कि कोई जेल में बैठा हुआ व्यक्ति डिक्टेट कर दे रहा है और पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उसे ओन कर ले रहा है। ये तो खुद को कमजोर करने की स्थिति है, और एक तरीके से मैसेज देने की स्थिति है कि नहीं देखिए हम कितने दबाव में हैं। तो आप अगर इन चीजों को करेंगे तो जाहिर है। अच्छा, दूसरी तरफ आप देखिए, एनडीए एक एक चीज पे, एक एक गांव में मेहनत कर रही है, एक एक बूथ पे मेहनत कर रही है। वो टिफिन बैठके कर रहे हैं कि ठीक है बूथ के कमेटी के साथ बैठ के खाना खाएंगे, भोजन करेंगे और चुनाव की रणनीति तय करेंगे। तो जब आप माइक्रो लेवल पे या मैक्रो लेवल पे दोनों जगह आपने कोई काम नहीं किया, ना आपके पास कोई रणनीति है, और जो क्रेडिबिलिटी है वो भी आप अपनी दांव पे लगाते जा रहे हैं, बची खुची क्रेडिबिलिटी भी आपकी डाउटफुल होती जा रही है, तो जाहिर है उससे समस्याएं तो होने वाली है। और लोकसभा का चुनाव बड़ा चुनाव होता है, इसको आप विधानसभा के तरीके से नहीं लड़ सकते हैं। लोकसभा के चुनाव के लिए सारे पैरामीटर और डायनामिक्स बिल्कुल भिन्न होते हैं, और इन चीजों को मैं तो जब अपोजिशन पे बात करना होता है तो मुझे शब्दों की कमी मिलती है कि मैं क्या उनके लिए कहूं और किस तरीके से कहूं, क्योंकि सिवाय इसके कि हम उनकी कमियों को रेखांकित करने की अच्छाइयों की तरफ कोई काम उनका अच्छाइयों वाला नजर नहीं आता है। तो ये बड़ी दुविधा होती है कि संतुलन कैसे बनेगा धीरेन्द्र जी। संतुलन कैसे बनेगा, लेकिन जो मैं आपसे पूछ रहा हूं अनुपम जी, सिर्फ 1-2 सीट पे नहीं, आप ये अगर सीटें गौर करते हैं, क्योंकि यहाँ एम वाइज समीकरण का बड़ा ताकतवर एम यहाँ मौजूद है। अगर आप इन पहले फेज की तमाम सीटें देखें, और चूंकि 8 में से 5 सीट पहले उस वक्त थी जब बीएसपी, आरएलडी और आपकी समाजवादी पार्टी ये मिलकर लड़ रही थी, और जो यूपी का सबसे बड़ा ड्रीम कॉम्बिनेशन कहा गया था उस वक्त भी। लेकिन अभी बसपा ने अपनी जो प्लेसिंग की है, अगर उस पर गौर करते हैं, जैसे कैराना में है, वो एक राजपूत को टिकट देती है जो कि इस पूरी बेल्ट में अपने आप को नेग्लेक्टेड महसूस कर रहा है, पंचायतें कर रहा है कि साहब हमारा टिकट बीजेपी ने काटा। बीजेपी से वीके सिंह का टिकट कटता है, बीजेपी से राजेंद्र अग्रवाल का टिकट बदल जाता है, बीजेपी अपनी सीट ही दे देती है 2 बार से जीती हुई कमिश्नर सत्यपाल की
इसके अलावा भी आपको टिकटें बदलती हुई दिखती है, लेकिन कोई बोलता नहीं है। क्या ये ताकत है? और विपक्ष इन 8 में सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के लिए लड़ता हुआ दिखता है, ये कारण आपको लग रहा है या क्या है? क्या वजह आपको लग रही है? देखिए दिनेश जी, पिछले चुनाव में 8 में से 5 सीटें इसमें विपक्ष के पास ज़रूर थी, लेकिन पिछली बार महागठबंधन लड़ रहा था। जैसा भी आपने खुद बताया, सपा, बसपा, जयंत चौधरी, राजभर सब लोग एक साथ थे। अब वो स्थिति है जो आप 2014 में देख रहे थे। 2014 में इनमें 8 में 7 सीटें भाजपा के पास थी, रह गई रामपुर, वो इस समय आपको भाजपा के पास नज़र आ रही है। दूसरी बात आप देखें कि प्रत्याशियों का चुनाव नहीं हो पा रहा है और लिस्ट जारी हो रही है स्टार प्रचारकों की। आप जरा स्टार प्रचारकों की लिस्ट देखें, पहले 4 नाम तो आपको परिवार से मिल जाएंगे, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव। उसके बाद जो नाम मिलेंगे वो जया बच्चन, किरणमय नंदा, आजम खान जो जेल में है, किरणमय नंदा जो कहीं नज़र नहीं आते, जया बच्चन जो मैं क्या बोलूँ, तो उसके शाहिद मंजूर जो खुद ही टिकट मांग रहे थे, आपने उनको डिनाई कर दिया। तो एक बड़ा एक अजीब सा माहौल है। रही बात इन सीटों के मुस्लिम और जो कॉम्बिनेशन की आपने बात कही, तो ये वो सीटें हैं। देखिए, आप शाहजहांपुर से जब आगे बढ़ते हैं तो आपको यादव वोट मिलना बंद हो जाता है। आपको वहाँ जैसे अभी मैं देख रहा था, मुरादाबाद का सीट वो देख रहा था, रामपुर का देख रहा था, कितना यादव, 20-20, 25-25 हज़ार यादव। लेकिन इन सारी सीटों पे आप एक चीज़ देखेंगे कि एक जो सबसे मारक, सबसे विनिंग कॉम्बिनेशन है वो दलित और मुस्लिम का है। तो लेकिन दिक्कत क्या आ रही है कि मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में साइकिल पे ठप्पा लगाने की आदत पड़ गई है। बसपा इस बार प्रयास कर रही है, उसने तमाम जगह कैंडिडेट्स दिए हैं। आप देखिए, जैसे आपने अभी उसका शामली का जिक्र किया, आप इधर देख लें, रुचिवीरा को देख लें, ये कई कैंडिडेट्स ऐसे खड़े हो रहे हैं। आप नोएडा देख लें, जहाँ पे वो कहीं सपा को डैमेज कर रही है, कहीं भाजपा को डैमेज कर रही है। उनका कुल प्रयास 2 है। जब में बसपा के सूत्रों से बात होती है, वो कहते हैं कि साहब हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई यहाँ यादव नहीं है, यहाँ MY फैक्टर नहीं चलेगा, यहाँ पे जाटों का समर्थन मिल सकता था, जयंत चौधरी चले गए, तो अब आप एकदम अकेले हैं। ऐसे में अगर दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन बनता है तो 2 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहाँ पे तीसरे वोट की ज़रूरत ही नहीं है। ये कॉम्बिनेशन आपको ऐसी तमाम सीटों में 50% से ज़्यादा, 55, 60, 65, कहीं 70% तक नज़र आता है। तो उनका अपना मानना है कि शायद हम लोकसभा में ये बात मुस्लिम वोटर को इतने अच्छे से ना समझा पाएँ, पर इस लोकसभा के नतीजे से हम देखेंगे कि 2027 की विधानसभा पे अच्छा निशाना जाएगा और मुस्लिम वोटर, खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोटर को ये बात समझ में आएगी कि साहब जयंत चौधरी के अभाव में, जाट वोट के अभाव में और यादव वोट है नहीं, ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुसलमान इस बात को समझेगा कि सपा के साथ मिलके वो कुछ भी नहीं कर पाएगा और बसपा उनका एक लॉजिकल कंक्लूजन है। बहुजन समाज पार्टी इसके चलते आपको बहुत इंटरेस्टिंग कैंडिडेट देती नज़र आ रही है। धीरेन्द्र जी, एक और सवाल आपसे कि आपको उत्तराखंड में क्या लगता है? उत्तराखंड में जो हम ये मान के चल रहे हैं, मैं दरअसल इसलिए कह रहा हूं कि अपने स्टेक पे बोलते हैं ये सब बातें, जब हम बोलते हैं किसी भी फैसले से पहले, 5 सीटें वहां, मतलब वहां तो 62% तक वोटिंग परसेंटेज था। अगर हम बीजेपी की तरफ पिछली बार का चुनाव देखें तो आपको लगता है कि कारण क्या है? क्योंकि राहुल गांधी वहां जाते नहीं है, लेकिन विधानसभा चुनाव उनको लग रहा था वो जीत रहे हैं, वो जाते नहीं हैं और हारने के बाद उनका कोई दौरा वहां नहीं दिख रहा है, कोई चीज, कोई कनेक्ट नहीं दिखता है कि वो कहीं बातचीत कर रहे हों और उनको कोई चिंता हो उन 5 सीटों की। उनको लगता है कि नहीं, जो भी है अपने आप ठीक कर लेंगे, हम तो यहां से जिसको भेज देंगे वो जीत जाएगा। एक जमाने में समाजवादी पार्टी का कम से कम नीचे की तरफ, हरिद्वार की तरफ और इधर की तरफ आप जाते, उधम सिंह नगर और इस पूरी बेल्ट में थोड़ा बहुत वजूद हुआ करता था, उससे उनका कोई राब्ता नहीं रहा। तो आपको क्या लग रहा है कि ऐसा अचानक क्या हो गया इन सब में? जी अनुपम जी। देखिए धीरेन्द्र जी, 5 सीटें हैं उत्तराखंड में और इस बार भाजपा हैट्रिक लगाने की उम्मीद 5 सीटें हैं उत्तराखंड में और भाजपा इस बार हैट्रिक लगाने की उम्मीद कर रही है। और रही बात कि राहुल गांधी वहाँ नहीं जाते तो साहब वो 5 सीटों के स्टेट में क्या कर जाएंगे, वो 80 सीटों के उत्तर प्रदेश में कब आते हैं आप बताएं।
उनका जब वो भारत जोड़ो यात्रा का प्रोग्राम बनता है तो उत्तर प्रदेश में ही लगातार कर्टेल होता चला जाता है, इतने दिन से और कम और कम और कम। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी आपको कितना नज़र आया? जब से वो अमेठी से हारे हैं तब से तो उनका तो ये भी नज़रिया रहा है कि नॉर्थ इंडियन वोटर को वोट देने का तरीका नहीं मालूम, साउथ इंडियंस को मालूम है। तो जब राहुल गांधी आपको उत्तर प्रदेश में नजर आए, विधानसभा चुनाव में आपने देखा उन्होंने इसको प्रियंका गांधी के भरोसे छोड़ दिए, जो वो आई लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाला नारा लेके आए। लेकिन विधानसभा में जब कांग्रेस का सूपड़ा साफ हुआ तो आपने देखा तब से लेकर अब तक प्रियंका गांधी यहाँ पलट के नहीं आई। प्रियंका गांधी को आपने जिम्मा दिया था, प्रियंका गांधी हारने के बाद यहाँ से गायब हो गई। राहुल गांधी अमेठी हारने के बाद से गायब हैं। सोनिया गांधी जो रायबरेली आती ही नहीं थी, उन्होंने फाइनली डिक्लेयर कर दिया कि उनका रायबरेली से रिश्ता भी ख़त्म हो गया। तो अब ऐसे जब उत्तर प्रदेश में नज़र नहीं आ रहे तो उत्तराखंड में क्या जाए। और एक चीज़ और जो देखने में आई और जिसके बारे में बड़ी चर्चा है, उत्तराखंड चुनाव को मैं बहुत नज़दीकी से तो नहीं जानता, लेकिन अभी मैं आपके संवाददाता को सुन रहा था और मैं सुन के हैरान भी हो रहा था। लेकिन मीडिया में बड़ी चर्चा है कि साहब इस बार उन्होंने उत्तराखंड चुनाव को उत्तराखंड कांग्रेस के भरोसे छोड़ दिया। और जाहिर सी बात है उनको खुद भी लगता है कि साहब वो जहाँ भी जाते हैं उनको वो रिस्पांस नहीं आ रहा है। और वहाँ पे जब चुनावी नतीजे गड़बड़ आते हैं और जब वो देख रहे हैं कि 2 बार से वहाँ भाजपा क्लीन स्वीप कर रही है, तो आप मान के चलते हैं कि वो उत्तराखंड में एक तरह से वॉकओवर दे चुके हैं। वो नहीं चाहते कि वो सब वहाँ जाएं, अपना समय नष्ट करें, उसके बाद 5 की 5 सीटें भाजपा निकाल ले और कहा जाए कि सब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने प्रचार किया था, 5 सीट भाजपा निकाल ले गई। एक बात एक आखिरी मैं इसमें जोड़ूँगा धीरेन्द्र जी कि साहब जब जो आपका केंद्रीय नेतृत्व होता है, जब वो वोट कैचर होता है तो फिर उसकी चलती है। आज की तारीख में लोकसभा में नरेंद्र मोदी के नाम पे आप देख रहे हैं कि वोट पड़ रहा है। ऐसे में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व वो बिधूड़ी का टिकट काट देता है और कर्नाटक में 6 बार के सांसद हेगड़े का टिकट काट देता है, वो वीके सिंह का टिकट काट देता है, वरुण गांधी का टिकट काट देता है और आपको चू तक सुनाई नहीं पड़ती, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व अपने नाम पे वोट डलवाने में सक्षम है। कांग्रेस में एक हाई कमांड की एक संस्कृति रही है, लेकिन अभी हर चुनाव के साथ ये बात साबित होती जा रही है कि कांग्रेस जहाँ पे जो जीतती भी है वो अपने लोकल लीडर्स के बदौलत जीत लेती है। गांधी परिवार वो करिश्मा खो चुका है जिसके नाम पे वोट मिले। तो इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि कांग्रेस का हाई कमांड अब ना हाई बचा और कमांड में तो डेफिनेटली नहीं है। जी क्या लगता है अजीत आपको 5 सीटों में किस सीट पे मुकाबला देखने को मिलेगा? क्योंकि हम तो एक तरह से रिजल्ट ही बता रहे हैं। धीरेन्द्र जी देखिए, पौड़ी गढ़वाल की जो सीट है उस पर थोड़ा सा मुकाबला फिलहाल देखने को मिल रहा है। कल कुछ चमत्कार हो जाए तो अलग बात है। आज की स्थिति में, वर्तमान परिस्थिति में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है। चाहे वो हरिद्वार हो, वहाँ भले ही ठीक है, जैसा वेस्टर्न यूपी का कॉम्बिनेशन है मुस्लिम और दलित वाला, वैसा ही यहाँ पर हरिद्वार और नैनीताल में भी है। चूँकि हरिद्वार में तकरीबन 5.5 लाख से 6 लाख तक वोट मुस्लिम वोट हैं और ये इस पर कुल मतदाताओं की संख्या 20 लाख है। 20 लाख में से 6 लाख के आसपास मुस्लिम हैं और दलितों की संख्या 2.5 से 3 लाख के आसपास है। तो मतलब अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो बसपा बहुत बड़ा करिश्मा कर सकती है। लेकिन फिलहाल अभी जो स्थिति बनी हुई है वैसे ही नैनीताल पर भी है। अभी एक सीन बिल्कुल बहुत स्पष्टली क्रिएट हो रहा है जिसमें एक ही बात हो रही है, केवल एक बात हो रही है कि भैया 5 सीटों पर कांग्रेस ने वॉक ओवर दे दिया। अगर कहीं लड़ाई दिख रही है तो पौड़ी गढ़वाल की सीट पर दिख रही है, जहां कांग्रेस के गणेश गोदियाल अनिल बलूनी के सामने डटे हुए दिख रहे हैं। वो भी चूंकि वो वहां से विधायक रहे हैं, वो 2 बार विधायक रहे। एक बार उन्होंने धन सिंह रावत को हराया, एक बार उन्होंने निशंक को हराया जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं यहाँ। और उनकी जो पॉकेट है पौड़ी, श्रीनगर और पाबो, थलीसैंड, ये सारा जो पूरा एरिया उनका है, वहाँ उनका अच्छा खासा दबदबा भी है और वो टक्कर भी दे रहे हैं। लेकिन उनका जो अपना कैडर वोट होता है, जो संगठन का नीचे तक जो कार्यकर्ता होता है, वो जो सभी जगह काम करता है। अब आप मैं पौड़ी की ही बात करूंगा। पौड़ी गढ़वाल की सीट नैनीताल के रामनगर से शुरू होती है और माणा तक जाती है, चाइना बॉर्डर तक। इतने बड़े क्षेत्रफल में बिना संसाधनों के कोई भी प्रत्याशी ना घूम सकता है ना वोट मांग सकता है। इसी पौड़ी गढ़वाल सीट में बद्रीनाथ केदारनाथ है, इसी पौड़ी गढ़वाल सीट में जिम कॉर्बेट है, इसी पौड़ी गढ़वाल सीट में ही आदि बद्री है। सब चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण ये सीट है। और पौड़ी का, जैसे मैंने अभी आपको पिछला महत्व भी बताया, तो इसी तरह से इस पौड़ी गढ़वाल सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी लड़ते हुए दिख रहे हैं। लेकिन फिर भी आज
कांग्रेसी भी ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। हम और आपको तो छोड़ दीजिए, हम अपनी क्या बात कहें, कांग्रेसी भी कह रहे हैं इस बार भी भाई 5 सीटें हमारे हाथ से निकल गई हैं। फिलहाल अच्छा, यही है जो इनपुट मिल रहा है, पब्लिक से बातचीत हो रही है इधर। अजीत जी, आप तो मिठाई खाया हैं कि अपने दोस्त से मुजफ्फरनगर में हैं? आप खाया हैं या बाद में जाएंगे बालियान साहब से मिलने? नहीं वो आपका इलाका है, बातचीत हो गई है उनसे, लेकिन उनका भी अच्छा है वहाँ मुजफ्फरनगर में उनका काफी अच्छा है। और हरिंदर मलिक तो मुझे लग रहा है सभी जगह अच्छा है, लेकिन अब आप मुझसे बेहतर जानते हैं वहाँ की राजनीति को। नहीं, अब मैं विजय जी से पूछ रहा हूँ, जानते हैं वहाँ की राजनीति। विजय जी, ये जो पहले फेज में और इसमें उत्तराखंड में आपका क्या आकलन है? आपको लगता है कि हम लोग जो कह रहे हैं पर्चा आउट वाली स्थिति है, या कोई अभी भी शंका है, इंतजार करना चाहिए? नहीं, पर्चा आउट वाली स्थिति ही है। 1-2 सीटों पे टफ फाइट है। उन सीटों को अगर वहां पे अगर बूथ मैनेजमेंट बेहतर होता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है यूपी के इस चुनाव में टर्नआउट कितना जबरदस्त तरीके से कौन कराता है। अगर बीजेपी टर्नआउट ठीक कराएगी, यानी इनकी जो बूथ कमेटियां हैं जहां ये टिफिन बैठकें कर रहे हैं, अगर एक्चुअल में टिफिन बैठकें इनकी भरपूर हो रही हैं और 30,000 बूथ ऐसे हैं जहां माइनॉरिटी का वर्चस्व रहता था, वहां पे ये मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे रिजल्ट पर्चा आउट जैसा ही है। लेकिन अगर बातें कागज पर हैं और दूसरा पक्ष ज्यादा उत्साहित है और किसी भी कीमत पर बीजेपी को हराना चाहता है और वो कामयाब होता है, तो एक कड़ी लड़ाई देखने को, कुछ सीटें करीब 4-6 सीटें ऐसी हैं जहां कड़ी लड़ाई देखने को मिल सकती है, जहां हार जीत का जो अंतर है वो 50,000 के नीचे रह सकता है, बावजूद इसके कि कोई बड़ा गठबंधन बीजेपी के सामने नहीं। एक मैं सुन लेता हूं आज मुख्यमंत्री जी की बाइट के साथ ही, इसको एक बार सुनने के बाद ही इस पर एंड करता हूं। मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं जरा बताइए। आज की उन्होंने साफ कहा मुजफ्फरनगर बदलाव क्या है। एक वोट की कीमत आपकी कितनी होती है? एक वोट वह देश की तकदीर को भी और देश की तस्वीर को भी बदल सकती है। आपका एक वोट जब गलत हाथों में जाता था तो मुजफ्फरनगर में महीनों कर्फ्यू लगता था। आपका एक वोट सही हाथों में गया तो मुजफ्फरनगर अब कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा के लिए जाना जाता है। आपने देखा सुना, एक आखिरी उस पर आपके साथ मैं पूछ रहा हूं अनुपम जी, एक वोट की कीमत, इस बात को बीजेपी ने समझा है और उससे ताकत अर्जित की। आपको क्या लग रहा है कि हमने जो इस समय आकलन किया है इसमें कोई आपको इफ एंड बट लग रहा है? मैं समझा नहीं धीरेन्द्र जी, किस आकलन की बात कर रहे हैं आप? मैं जो हमने कहा कि पर्चा आउट हो गया और पहले फेज में जो है अब डाउट है कि राहुल अखिलेश की जोड़ी कोई कमाल कर पाएगी। नहीं, देखें, ये तो अभी इतना ढेर सारा कन्फ्यूजन फैला दिया समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलके कि आप इस तरह की बात कह रहे हैं, पर हकीकत ये है कि जब इस चुनाव की शुरुआत हुई थी और जब सपा और कांग्रेस ने एक साथ चुनाव लड़ने की बात करी थी, तो तभी से लग रहा था कि बड़ा ही मुश्किल होगा। इनफैक्ट अगर कुछ चेंज आया तो सिर्फ इतना है कि बहुजन समाज पार्टी ने जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया है उसने फिर से चुनाव में थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा कर दिया है। वरना जहाँ तक सपा का सवाल है, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, जिस वॉकओवर की बात आप अभी उत्तराखंड में कर रहे थे, वो वॉकओवर मुझे ये उत्तर प्रदेश में देते हुए नज़र आ रहे हैं। और बीएसपी का वोट डिस्ट्रीब्यूशन डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो कहीं कहीं पे जैसे आपने देखा कि उन्होंने ठाकुर वोट को बहुत इंटेलिजेंटली यूज़ किया है, और जैसे आपने देखा कि वो कहीं कहीं सपा को बहुत ज़बरदस्त डैमेज करते नज़र आ रहे हैं। तो वो सपा और भाजपा दोनों को डैमेज करते नज़र आ रहे हैं। बीएसपी का जो वोट उम्मीदवारों की जो उनकी लिस्ट है, उसने भले ही चुनाव में थोड़ा सा दम भर दिया हो धीरज जी। जहाँ तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का सवाल है, जो पर्चा आउट आप कर रहे थे वो तो बहुत पहले ही हो गया था। चलिए, तो आज हम लोगों ने देखा, आप सभी जुड़े उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पूरे एपिसोड में हम ये कह रहे हैं कि पहले फेज में
मोदी योगी की जोड़ी ने एक तरह से सफाया कर दिया है। सिर्फ रिजल्ट पर गिना जाएगा कि जीत का अंतर क्या है। हो सकता है 1-2 सीट पर आपको चुनौतियां देखते हुए मिले, लेकिन आज की डेट में जिस तरह पार्टियां विपक्ष की चुनौती देने की बजाय एक दूसरे से निपटने में लग रही हैं, नहीं लगता कि मोदी योगी को कोई दिक्कत होगी। आप देखते रहिए सीधी लकीर। फिर मुलाकात होगी, किसी नए पॉलिटिकल समीकरण पर बात होगी। आप इसको लाइक करते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इस पर बने रहिए।